मालकिन उम्रा करने गई तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर इसके सारे काम करता। रात होती तो इसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। आधी रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबराकर उठा था। मेरे होश उड़ गए कि मालकिन की बेटी मेरे साथ। मालकिन उम्रे पर जा रही थी, इसीलिए सबसे ज्यादा मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती, करमो मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ, घर के किसी और मुलाजम पर मुझे नहीं है। मेरा नाम करमदीन था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से करमू कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर मुलाजमत पर था, इसीलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बता देती थी। कहने लगी, देख करमो, अपनी बेटी हिना को मैं घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं साथ में सर हिलाने लगा कि जी बेगम साहबा, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में वो 14 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की, बेवकूफ और लाडली। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसीलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गट्टे गोलियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो दंग सा रह गया। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी हिना के साथ ही सोओगे, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर मेरी तो पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोचकर तो बात करें, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, करमो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम हिना के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं इन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं हिना के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक बेवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी जमीनें थी, जहाँ से इन्हें खूब पैसा आता था। घर इनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी। इस तरह से लाड से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मालिक हयात थे। इन्होंने तो मालकिन को हाथों का छाला बनाकर रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे वो मालकिन से। मोहब्बत की शादी थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। हिना की पैदाइश से चंद माह पहले मालिक का कार हादसे में एक्सीडेंट हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, आ जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि इनका रवैया शुरू ही से मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे इनका ये दुख देखा नहीं जाता था। जब हिना पैदा हुई तो पहले मालकिन बेतहाशा रोई, मालिक को याद कर करके, लेकिन फिर इनका दिल हिना के साथ लग गया। मालकिन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर लें, लेकिन मालकिन ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने शौहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया था। पूरा घर इन्होंने संभाल रखा था। तमाम लासमीन को देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया था। मैं मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार बाइतमाद मुलाजिम था। कारोबार की देखभाल भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के वालिदैन उम्रे पर जा रहे थे, इसीलिए मालकिन ने कहा कि वो भी उम्रा करने जाना चाहती है। ये सुनकर पहले तो हिना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर्स थे और इसीलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझे कह रही थी वो बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर उम्रे पर चली गई और हिना कहने लगी, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ बांध कर रखा और सर झुका लिया। जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट की भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से जिच हो जाता था। वो मुझसे बाजार के कोई 4 चक्कर लगवाती थी। कहती थी, जाओ तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा मुलाजिम। मालकिन भी इसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो इनकी लाडली बेटी जो थी मुझे ये कहती, जाओ करमो, जो छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। बहरहाल पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो हिना कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो करमो?
अम्मी ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में ही सोओगे। ये सुनना था कि मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने बेजारी से हिना की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं पर नींद नहीं आती। कहने लगी, अम्मी ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और क्लीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में तो आ गया, लेकिन मुझे सख्त बेचैनी सी शुरू हो गई। हिना अपने बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लैंप ऑफ कर दिया था। कमरे में इस वक्त खूब अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। बेशक वो 14 बरस की थी, लेकिन मैं तो 14 बरस का ना था। मुझे मौलाना साहब की एक बात याद आने लगी, जो कि मैंने जुमे के खुतबे में सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं इनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। इनको चाहिए था कि वो मुलाजमा को हिना के साथ सुला देती। कमरे में मदम सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी हिना पर पड़ी तो इसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़रें टिक सी गई। सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल नन्ही परी सी। मैंने अपनी नज़रें बदल ली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो जाए, मैं सो जाऊं। मुंह में अल्लाह का जिक्र करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो देखा कि हिना नींद में थी। हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगे क्लॉक की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठा, इस कमरे से बाहर निकल गया। इसे स्कूल जाना था और इसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ अकेले मत भेजना, इसीलिए जब हिना तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर इसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं जमीनों का हिसाब किताब देखने लगा। कितनी गंदम आई, कहाँ पीसी, क्या हुआ क्या नहीं, यह हिसाब सब मेरी जिम्मेदारी थी। इन कामों में मैं ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि हिना को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं ना जाता, ड्राइवर भी हिना को स्कूल से लेने नहीं जाएगा और ये मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा उलझा कि मेरे जहन से ये बात यकसर निकल चुकी थी। 12 बजे हिना की छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने बेनियाजी से फोन उठाया तो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे हिना की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम इसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। ये तो बिल्कुल ही भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, वो मैं जमीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर इसको लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नजरों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन को छुट्टी हो गई? वो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब मुलाजमों पर सरदार बनाकर गई है। ये तुम्हारा काम है कि तुम इन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे हिलाकर रख दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे मुलाजमीन सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। बहरहाल मैं फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ हिना स्कूल में थी और चौकीदार। मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा वो मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, अम्मी को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप करके सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो बरबच्ची ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। मुलाजमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी खुश गपियों में मसरूफ थी। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं इन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह मुलाजिम हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बुखलाकर रह गया था। मैंने मुलाजमा से ठीक से सफाई करने का कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवाकर रात तक थक चुका था। जब मैं हिना के कमरे में गया तो वो ऊंची आवाज में अपने स्कूल का काम याद कर रही थी। मैं लॉन्च में सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लॉन्च में कोई और भी मौजूद है। किसी के कदमों की चाक मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी हिना के कमरे के बाहर खड़ा कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है वहाँ? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं यकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त तक किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइटें जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बैरूनी जानिब भी खुलता था। जब मैंने देखा तो इसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहाँ से बाहर निकला, बाहर भी
सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लॉन्च में आकर लेट गया और ये सोचने लगा कि ये कौन शख्स था जो रात के इस पहर अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझी, मैं हिना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर क्लीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाजें आने लगी तो हिना शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पे अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ हिना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफी देर मैं खड़ा ये इंतजार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ इससे छुड़वाऊं। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ इसके हाथ से अलग किया और दोबारा क्लीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं हिना के कमरे में ही सोने लगा था। एक रात बरबच्ची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा कि तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी और रात को हिना के कमरे में चला गया और इस रात तो वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं तो सोया तो सुबह ही मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। इस वक्त तो हिना नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हिना वहां पर भी कहीं नहीं थी। मैंने इसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो दकसा रह गया था। मैंने तमाम मुलाजमीन को जगा दिया। सभी इसे ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा रंग फक हो चुका था। मालकिन इसे मेरे भरोसे पे छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम मुलाजमीन से बात की तो तब मुझे पता चला कि बरबच्ची भी घर से गायब है। फिर मुझे ख्याल आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को हिना के कमरे के बाहर देखा था। वो भागता हुआ किचन में गया था। शायद वो बरबच्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात इनके गोश गुजार कर दी। मैं बरबच्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बरबच्ची के घर पहुंचो, इसका पीछा करो, मैं पुलिस को भी फोन कर देती हूँ। भागम भाग बरबच्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि इसके बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्लेदारों से पता चला कि सुबह सुबह बरबच्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे इसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची। सारी तफ्तीश के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरों की मदद से हमारी गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ इसमें नजर आ रहा था कि बरबच्ची हिना के मुंह पर हाथ रख के जबरदस्ती इसे गाड़ी में बिठा रहा है। इस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ में गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे, गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बरबच्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था कि जहां इसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं इसकी तरफ जाने लगा जहां इसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वो बरबच्ची और 2 मर्द मौजूद थे। इन्होंने हिना को रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी पर बिठा रखा था। वो बेतहाशा रो रही थी और ये देखकर मेरा तो खून खुल उठा। मैंने आओ देखा ना ताओ और इन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। इनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए हिना मेरे साथ लग गई। बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई। मालकिन ने हिना को साथ लगाया और रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा, मैं हिना को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही हिना की तरफ। ये सुनकर मालकिन खुश हो गई। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।